नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और इस वीडियो सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में, बिल्कुल बेसिक से। यानी कि अगर आप शेयर बाज़ार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उसे सीखना चाहते हैं, तो इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप 90% इन्वेस्टर से बेहतर इन्वेस्टर बन जाओगे। और अगर आप एक पहले से इन्वेस्टर हो, तो हम सीखेंगे काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बैलेंस शीट एनालाइज़ करना और अच्छे स्टॉक्स को कैसे ढूँढते हैं, वो पता करना। स्टॉक मार्केट्स की जो सबसे मुख्य कड़ी होती है, वो होती है बिजनेस। और इसीलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एक बिजनेस कैसे चलता है और वो बिजनेस स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करता है, और समझेंगे कि आईपीओ आखिर में क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। मैं खोलने वाला हूँ एक बिजनेस, एक चाय की स्टॉल का। देखिए, मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका यूनिट इकोनॉमिक्स। तो मान लेते हैं कि मैं हर दिन में 100 चाय के कप बेचने वाला हूँ और हर कप की जो कीमत होगी वो होगी 10 रुपये। यानी कि इस हिसाब से मेरे दिन का रेवेन्यू हो जाएगा 1000 रुपये। और जो एक्सपेंसेस है, जो चाय का कप का मेरा कॉस्ट है, वो होगा हर कप का 5 रुपये। यानी कि इस हिसाब से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट दिन का हो जाएगा 500 रुपये। तो इस तरह से मैंने टेस्ट कर लिया है कि मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक है, इसमें मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो मैंने 50,000 रुपये अरेंज किए थे और उसी से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास 50,000 रुपये थे कैश के फॉर्म में। उसको मैंने धीरे धीरे अपने फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री में डिप्लॉय किया। तो मेरे फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगे जैसे कि मेरा टी का स्टॉल, मेरे गैस स्टोव, टी केटल वगैरह वगैरह। और मेरी इन्वेंट्री होगी दूध, चीनी, गैस, इस तरह के इक्विपमेंट्स। तो 50,000 में से मैंने 25,000 रुपये मेरे फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री में रख दिए। मेरे बैलेंस शीट की टोटल साइज अभी है 50,000 रुपये। तो इस तरह से मैंने कुछ टाइम तक अपने बिजनेस को टेस्ट किया कि हाँ, ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मैं 5 या 10 स्टॉल्स खोलूँ और अपने बिजनेस को ग्रो करूँ। तो मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक इन्वेस्टर को कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनसे डिमांड करी 50,000 रुपये की। अब इस टाइम पे मैं अपने बिजनेस की जो वैल्यू है वो बताऊंगा 1 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 तो मैंने खुद उसमें डाले ही थे। साथ ही साथ उस पर मैंने बहुत कुछ काम भी किया है, मैंने ब्रांडिंग बनाई है, मैंने बिजनेस मॉडल को टेस्ट किया है। तो 50,000 एक्स्ट्रा होगा, जिसे बोला जाता है गुडविल। तो मैं बता रहा हूँ अपने बिजनेस की वैल्यू अभी 1 लाख, और मैं इन्वेस्टर से रेज कर रहा हूँ 50,000 रुपये। तो यानी कि 67% हुआ मेरा और 33% मैं दूंगा इन्वेस्टर को अपने पैसों के बदले। सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा जो शेयर है उसकी प्राइस है 1 रुपये। तो अभी जो हमारी कंपनी की टोटल इक्विटी हो गई है वो हो गई है 1.5 लाख। अब मुझे खोलने हैं 5 या 10 स्टॉल, तो उसके लिए 50,000 काफ़ी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन होता है पैसे रेज करने का, वो होता है बैंक, यानी कि डेट। बैंक की जगह आपके फ्रेंड्स या कोई और इन्वेस्टर भी हो सकता है जो डेट के रूप में आपको पैसा दे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेट उठाना क्यों ज़रूरी है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। देखिए, अगर आप अपनी सारी इक्विटी इन्वेस्टर को अपने शेयर्स अगर बेच देंगे, तो आपके पास खुद के पास इक्विटी नहीं बचेगी। और जब हम लोन लेते हैं तो हम उन्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं, जैसे कि 10% हर साल का। लेकिन उसके बदले में हम अपने जो शेयर्स हैं वो अपने पास रखते हैं, ताकि अगर बिजनेस फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो हम अपने प्रॉफिट्स अपने पास रख सकें। तो इस तरह से हमने 1 लाख रुपए रेस किए हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। और अब हम आगे देखते हैं कि इन 1 लाख रुपए से हम कैसे अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाते हैं। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट 50,000 रुपये की। अब इसमें ऐड हो गए हैं 1 लाख कैश और 50,000 का हमने गुडविल मार्क कर दिया है। बैलेंस शीट में एक साइड होती है एसेट्स और दूसरी साइड होती है लाइबिलिटीज़, जो कि हमेशा इक्वल होती है। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास 50,000 डेट है जो हमें कभी ना कभी चुकाना है, और शेयर होल्डर्स की इक्विटी हो गई 1.5 लाख। तो अब हमने जो 1,25,000 हमारे पास कैश था, उसमें से 1 लाख रुपए हमने डिप्लॉय कर दिए हैं फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री में वापस।
यानी कि अब हमारे फिक्स एसेट्स 5 गुना हो गए हैं और हमारी इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, क्योंकि दरअसल हम लगभग अब 5 स्टॉल्स रन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा दिखेगा। अब ये जो नंबर्स है ये मैं सालाना नंबर्स ले रहा हूँ, यानी कि पूरा ईयरली नंबर्स। तो मान लेते हैं कि हम अब इस स्टेज पे साल के 1 लाख कप्स बेचते हैं, जिनका प्राइस 10 रुपये ही रहेगा। तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा 10 लाख। अब रेवेन्यू को बिजनेस एनालिसिस की टर्म्स में टॉप लाइन भी बोला जाता है कभी, और कभी कभी इन्हें सेल्स भी बोला जाता है। ये तीनों एक ही बात है। तो हमारा सेल्स जो हो गया है वो हो गया है 10 लाख, और जो हमारे एक्सपेंसेस है उसी रेट से चलता आ रहा है 5 रुपये पर कप से। तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएंगे 5 लाख। साथ ही में हमारा 1 लाख हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि गैस, लाइट, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें। और क्योंकि हम अब 5 स्टॉल चला रहे हैं तो हमारे कुछ वर्कर्स भी काम कर रहे होंगे, और उनकी सैलरीज भी हम इसमें डिडक्ट करेंगे, वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे। वो हो जाएगा 3 लाख। इस तरह से हमारा टोटल एक्सपेंस मान लेते हैं कि 9 लाख हो जाता है। तो अब हमारा जो प्रॉफिट बचता है, जिसे बोला जाता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एबिटा, जो कि एक बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए। अ, तो वो हो गया है हमारा 1 लाख। ये बेसिकली हमारा वो प्रॉफिट है जिसमें कोई टैक्स या इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाया है। तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन हो गया वो हो गया है 10%। 10 लाख का हमारा रेवेन्यू था और एबिटा हो गया है 1 लाख का। इसमें अब हम लगा देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमारी स्टॉल्स हैं, हमारे इक्विपमेंट है, वो धीरे धीरे क्या होंगे कि रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो उनकी हर साल वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक टर्म होता है डेप्रिसिएशन, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें खर्चे की तरह दिखाना होता है। क्योंकि मान लो 4 या 5 साल बाद अगर हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ा, तो हमें सडनली एक दिन में 1 लाख का लॉस नहीं दिखाना है। हम हर साल इसको डिप्रिशिएट करते रहेंगे और अ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपरली दिखाएंगे। और जो हमने 50,000 का 50,000 का लोन ले रखा था, उसका इंटरेस्ट हुआ 5,000, वो भी हम दिखाते हैं। तो और अब 1 लाख के प्रॉफिट में मैं क्या टैक्स बताऊं, तो टैक्स भी इसमें एक कॉम्पोनेंट होता है। आप समझ रहे होंगे कि आइडिया क्या है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो जो इस तरह से हमारा जो फाइनल नेट प्रॉफिट बनता है वो बनता है 75,000। नेट प्रॉफिट को बोला जाता है बॉटम लाइन भी। तो हमारे 10 लाख के रेवेन्यू पे हमारा 75,000 प्रॉफिट बना, और क्योंकि हमारी शेयर होल्डर्स की इक्विटी 1.5 लाख थी, तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस, यानी कि हर शेयर को 0.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 1.5 लाख इक्विटी पे 75,000 का प्रॉफिट, तो ईपीएस हो गया 0.5। तो ये हमारा बैलेंस शीट भी हो गया, अब प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। तो अब धीरे धीरे हम कुछ सालों तक मेहनत करके, काम करके, हमारी रीजनल प्रेजेंस को बढ़ा के, एक ब्रांड बना के, हमारी कंपनी को धीरे धीरे जब हम ग्रो करेंगे, तो हमारा गोल है कि हमारा जो ईपीएस है, जो कि 0.5 है, उसको हम बढ़ाएंगे, अ, उसको 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करने की कोशिश करेंगे, और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह का एक प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो रेवेन्यू है, जो अभी 10 लाख का है, वो 25 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, और हमारा ईपीएस भी बढ़ता रहेगा। और एक स्टेज आ जाएगा कंपनी का जब हमारा ईपीएस हो जाएगा 10, और तब हम चाहते हैं, तब हमारी कंपनी की सिचुएशन ऐसी होगी कि हमारा जो पूरा रीजन है वहाँ पे हमारी कंपनी बहुत फेमस हो जाएगी। हमारे जगह जगह आउटलेट्स होंगे, और एक बड़ी कंपनी की तरह हम उभर के आएंगे। लेकिन उसके बाद हमें हमारे एम्बिशंस जागेंगे कि हम चाहते हैं कि इसको हम पूरे देश में ले जाएं, और हमारे जो आउटलेट्स हैं वो सिर्फ हमारे रीजन, लोकल रीजन में नहीं, जब बल्कि पूरे देश में खुले। तो इसके लिए हमें चाहिए ये वापस से लार्ज कैपिटल, यानी कि अगर हमें मान लो कि 100 या 1000 आउटलेट्स खोलने हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है?
तो अभी करंटली हम इस ईपीएस पे आ गए हैं, जो कि है 10 रुपये। 10 रुपये पर शेयर हमारी कंपनी कमाती है और हमारे टोटल शेयर्स हैं 1.5 लाख। तो हमारी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 15 लाख पर ईयर हो गया है। तो इस हिसाब से हम अपने कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको हम मान लेते हैं कि 10 को हम गुना करेंगे 20 से, यानी कि हम हर एक शेयर की वैल्यू 200 रुपये मान के चल रहे हैं। ये कोई मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं कर रही है, ये हम अपना ही एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे शेयर प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए 200 रुपये, और इस हिसाब से हमारी जो मार्केट कैप है, यानी कि हमारी पूरी कंपनी की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 1.5 लाख शेयर्स इंटू 200 रुपये पर शेयर, यानी कि आज के स्टेज पे हमारी कंपनी 3 करोड़ की कंपनी बन गई है। और अब हम चाहते हैं इसको ग्लोबल तो नहीं, नेशनल लेवल पे ले जाना। तो इसका जो तरीका है वो होता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब हम चाहते हैं बहुत सारा पैसा रेस करना, और वो किसी एक इन्वेस्टर से नहीं, हम चाहते हैं कि क्यों ना पूरे के पूरे मार्केट से या कि पूरी की पूरी पब्लिक से ही पैसा रेस किया जाए, इसलिए इसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो हम अप्रोच करेंगे स्टॉक मार्केट को, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारे इंडिया के दो सबसे बड़े और ओनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। और हम अपना पेपर रेस करेंगे, हम पब्लिक पे रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमारे शेयर होल्डर्स बनो। तो समझते हैं कि इसकी मैथ्स कैसे होगी। तो देखिए, आईपीओ जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑफर फॉर सेल, जिसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं, यानी कि जो हमने इन्वेस्टर से 50,000 रुपये रेस किए थे, अब टाइम आ गया है कि उनको प्रॉफिट मिले और वो अपने शेयर्स एग्जिट कर पाए। तो हमारे पास टोटल 25,000 शेयर्स, जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास टोटल 50,000 शेयर्स हैं, वो उनमें से 25,000 शेयर्स बेचना चाहते हैं और उनकी वैल्यू होगी 50 लाख। तो इन्वेस्टर को मिल जाएगा अपना एग्जिट और उनको हो जाएगा बहुत अच्छा प्रॉफिट। और दूसरा जो तरीका होता है आईपीओ में वो होता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू होता है ताकि ये फंड्स जो हैं ये किसी इन्वेस्टर के पास नहीं जाएंगे, ये फंड्स आएंगे कंपनी के पास नई ग्रोथ को खोलने के लिए, नए स्टोर्स, नए स्टॉल्स खोलने के लिए। तो हम फ्रेश इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर्स का, जिनकी वैल्यू होगी 1 करोड़, और इस तरह से कंपनी को मिलेगा 1 करोड़ का नया कैपिटल। तो ये आईपीओ साइज जो हो गया वो हो गया 1.5 करोड़ का। और अब जो कंपनी के पहले 1.5 लाख शेयर्स थे, अब टोटल शेयर्स हो जाएंगे 2 लाख। और 2 लाख शेयर्स जब हर शेयर की कीमत 200 रुपये होगी तो हमारी कंपनी की टोटल मार्केट कैप हो जाएगी 4 करोड़। तो आखिरकार हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है और अब हमारा स्टॉक ट्रेड हो सकता है मार्केट में। तो दोस्तों, यही थी प्रोसेस जिसके थ्रू हर एक कंपनी गुजरती है और आखिर में आ जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप देखना चाहते हैं इसके आगे के वीडियोस, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू।